Good morning, class. I'm Tushar Gupta, your science educator, and today we are here to start our new chapter, that is chapter number 10 of class 6. And the chapter name is Living Creatures Exploring Their Characteristics. Let's see what are its learning objectives. Learning objectives are type of habitat and the components of the habitat. So let's start our chapter. Living organisms exist almost everywhere on the earth, such as the plains, mountains, deserts and the oceans. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे अर्थ पे एवरीवेयर हैं, सब जगह पे हैं, लाइक प्लेन्स में, माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में, ओशंस में. दे आर फाउंड इन एंड अराउंड आवर होम एंड ऑल्सो इंक्लूड आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो इवन हमारे घर के आसपास या फिर हमारे अपने बॉडी के अंदर भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में. The plant and animals found in nature cannot live completely in isolation. जो प्लांट और एनिमल हैं जो नेचर के अंदर है वो बिल्कुल भी आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं. They depend on each other. Everything around a living organism which helps it in living is called its surrounding. और वो बेसिकली डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर. और एवरीथिंग जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास है जो उसकी हेल्प कर रहा है लिविंग में, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग्स. The two surroundings might differ in the kind of plant or trees, in living style, types of soil. और जो दो सराउंडिंग्स हैं वो डिफर कर सकती है काइंड्स ऑफ प्लांट और ट्रीज में. नाउ द टाइप ऑफ हैबिटेट. Living things live in different habitat. A habitat can be forest, pond or sea. An animal or a plant acquires some special features to live in this habitat. लिविंग थिंग्स जो लिव करते हैं अलग अलग हैबिटेट्स पे करते हैं, और ये हैबिटेट एक फॉरेस्ट, पॉन्ड, सी कुछ भी हो सकता है. एक एनिमल या फिर एक प्लांट जो होता है एक्वायर्स करता है कुछ स्पेशल फीचर्स जिससे कि वो लिव कर पाए उस हैबिटेट में. फॉर एग्जांपल, फिश कैन नॉट लिव ऑन लैंड बिकॉज इट हैज नो लंग्स टू ब्रीथ एयर. सिमिलरली लायन कैन लिव ओनली इन फॉरेस्ट वेयर इट कैन हंट एनिमल्स फॉर फूड. द हैबिटेट्स ऑन द अर्थ कैन बी ग्रुप्ड अंडर थ्री मेन कैटेगरीज. एक एग्जाम्पल है जैसे कि फिश जो है वो हमारी लैंड पे नहीं रह सकती है, उसको समुद्र में ही रहना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके पास में लंग्स नहीं है. इसी तरीके से जो लायन है उसको भी फॉरेस्ट में ही रहना पड़ेगा क्योंकि वो हंट पे डिपेंड करता है कि दूसरे एनिमल्स को फूड पे डिपेंड करेगा. जो हैबिटेट है अर्थ की वो ग्रुप्ड होती है थ्री मेन कैटेगरीज में. वो हो गई मेरी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि लैंड हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि वाटर हैबिटेट, और एरियल हैबिटेट यानी कि एमोरियल हैबिटेट. Next is the terrestrial habitat. It consists of the habitat of all organisms that live on the land. The organisms that live and propagate on land are called the terrestrial organism. ये एक ऐसी हैबिटेट होती है जो उन ऑर्गेनिज्म की होती है बेसिकली जो लिव करते हैं लैंड के ऊपर. ओके, ऑर्गेनिज्म जो लिव करते हैं और प्रोपोगेट करते हैं लैंड के ऊपर उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैन, लायन, टाइगर, ट्रीज. Earth provides many resources to living things. This makes it the most suitable planet for the survival of living things. अर्थ जो होता है बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है लिविंग थिंग्स को, इसलिए ये बहुत सूटेबल प्लेनेट बनाता है सर्वाइवल ऑफ द लिविंग थिंग्स के लिए. नेक्स्ट इज द एक्वेटिक हैबिटेट. द एक्वेटिक हैबिटेट comprises all the water bodies on the planet. The water habitat includes the ponds, rivers, lakes, seas, and oceans. These aquatic habitats are divided into the following major categories: freshwater habitat and marine habitat. जो एक्वेटिक हैबिटेट होती है वो कंप्राइजेज करती है वाटर बॉडीज की, जो भी प्लेनेट के ऊपर वाटर बॉडीज है उसका. अब ये वाटर बॉडीज क्या क्या हो सकती है? पॉन्ड, रिवर, लेक, सीज, ओशंस. और ये एक्वेटिक हैबिटेट डिवाइडेड होती है दो मेजर कैटेगरीज में, फ्रेश वाटर और मैराइन हैबिटेट्स. फ्रेश वाटर हैबिटेट. Rivers, ponds, lakes do not have salty water, so they are called the freshwater habitat. A pond is a water body smaller than a lake. A river is a large water body. A lake is surrounded by a land. जो रिवर्स, पॉन्ड या लेक होते हैं उनमें जो वाटर होता है वो बिल्कुल सॉल्टी नहीं होता है, और तो उनको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट. एक पॉन्ड जो है वो एक वाटर बॉडी है बट वो स्मॉलर है लेक से. ओके, और रिवर जो है लार्जर वाटर बॉडी है, और जो एक लेक है वो सराउंडेड होती है एक लैंड से. नेक्स्ट इज मैराइन हैबिटेट.
Oceans and seas contain salty water, so these are called the marine habitat. Oceans occupy about 71% of the Earth's surface. ओशन और सी जो होते हैं वो कंटेन करते हैं सॉल्टी वाटर, इसलिए हम उसको बोलते हैं मैराइन हैबिटेट। और जो ओशन ऑक्यूपाई करते हैं ऑलमोस्ट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। दीज आर द सोर्सेज ऑफ कॉमन सॉल्ट। द प्लांट लाइफ ऑफ ओशंस कंटेन द मैरीन एल्गाई, मास एटसेट्रा। ये मेरे कॉमन सोर्स हैं, बेसिकली सोर्सेस हैं मेरे कॉमन सॉल्ट के। और जो प्लांट लाइफ है ओशंस की वो कंटेन करती है मैराइन एल्गा और मास। A large variety of animals live in the marine habitat, from tiny plankton to the largest animal in the world, the blue whale fish, whale, shark, jellyfish, crab, starfish, sea turtle, octopus and seaweed are found in the marine habitat. बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स इस मेरीन हैबिटेट में रहते हैं। एक टाइनी प्लैंकटन से लेकर जो सबसे लार्जेस्ट एनिमल है वर्ल्ड का यानी कि ब्लू व्हेल, वो भी इसके अंदर ही रहते हैं। और इसके अंदर क्या रहते हैं? व्हेल, शार्क, जेलीफिश, क्रैब, सी टर्टल, ऑक्टोपस, ये सब मेरे इसी मैराइन हैबिटेट में ही आते हैं। नेक्स्ट इज एरियल हैबिटेट। इट इंक्लूड्स एयर एंड ट्री। एरियल हैबिटेट होता है जिसके अंदर इंक्लूड करता है एयर और ट्री। For example, the tropical forest, the organism that use tree for their activities are called the aerial or arboreal organism. For example, birds such as eagle, swallow. एग्जाम्पल हो गया इसका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ऑर्गेनिज्म जो जैसे कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो यूज करते हैं ट्री को अपने एक्टिविटीज के लिए, उसको हम बोलते हैं एरियल ट्री या फिर एबोरियल ट्री, जैसे कि बर्ड्स हो गई लाइक ईगल और swallow. Now next is the microhabitat, a small region within a habitat with a special climate condition to meet the requirements of certain organism better than others is called microhabitat. माइक्रोहैबिटेट एक ऐसा हैबिटेट है जो एक स्मॉल हैबिटेट है या स्मॉल रीजन है किसी एक हैबिटेट के अंदर विद स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन, जिससे कि वो रिक्वायरमेंट्स मीट कर पाए ऑर्गेनिज्म की, जिससे वो बेटर अदर देन बेटर्स हो पाए वो। For example, both Ladakh and Kerala belong to the terrestrial habitat, but their climatic condition and environment are quite different. दोनों ही लद्दाख और केरला जो हैं एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ही आते हैं, बट उनकी क्लाइमेट कंडीशन और एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है। Kerala is the best and favorable habitat for the growing banana and coconut crops, but they cannot be grown in the Ladakh. Thus, Kerala and Ladakh are different microhabitats within the terrestrial habitat. केरला में काफी बेस्ट और फेवरेबल हैबिटेट है कि बनाना वहां पे उग पाए, बट और बनाना के साथ कोकोनट क्रॉप भी, बट लद्दाख में ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ही हैं तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ही, बट ये माइक्रो हैबिटेट्स के अंदर अलग अलग माइक्रो हैबिटेट्स आ जाते हैं इसमें। Components of the habitat. The environment is made up of components. These are the biotic and abiotic non-living components. The survival of an organism depends on the perfect interaction between these components. Components of the habitat क्या होंगे? Environment made up of the components, और ये होते हैं बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक का हो गया नॉन लिविंग। सर्वाइवल जो होती है ऑर्गेनिज्म को डिपेंड करता है परफेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन दीज कॉम्पोनेंट। Any habitat is mainly composed of living things and non-living things. They can be categorized as follows: biotic and abiotic. कोई भी एक हैबिटेट जो है वो मेनली कंपोज करता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का, सो कैटेगराइज कर सकते हैं हम बायोटिक एंड अबायोटिक में। नाउ द बायोटिक कंपोनेंट्स, all living things including the human beings are the biotic components of an environment. These may vary in their shape, size, form and food habits. However, the major difference in these living things is their food. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग को भी इंक्लूड करके वो सब बायोटिक कंपोनेंट में ही आते हैं, और वो वेरी कर सकते हैं उनके शेप, साइज, फॉर्म में, ओके, और इवन फूड हैबिट्स में भी। हाउएवर जो मेजर डिफरेंस होता है लिविंग थिंग्स में वो उनका फूड ही होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स सच एज द मैन, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगाई। बायोटिक कंपोनेंट जो होता है वो सभी लिविंग कंपोनेंट ही होते हैं, जैसे कि मैन, एनिमल, प्लांट, type of the biotic component. The different biotic components are they are basically categorized on the base of their role in our environment as follows. Autotrophs producers. The green plants are known as the autotrophs because they make their own food by carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. This process is known as the photosynthesis. एक हो गया मेरा ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर्स
जो कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाना अपना खुद से ही बनाते हैं। किसके हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के हेल्प से एंड वाटर के हेल्प से। और किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल एंड सनलाइट के। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। Chlorophyll is the green pigment present in the chloroplast of the leaves. Chlorophyll helps leaf absorb the sunlight. Chlorophyll जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट की लीफ में, और क्लोरोफिल हेल्प्स करता है लीफ में कि वो एब्जॉर्ब कर पाए सनलाइट को। प्लांट prepare their food themselves from the material available in the nature. The organisms that can make their own food from CO2 and water with sunlight and in the presence of chlorophyll are called the producers. Producers are also called the autotrophs. प्लांट प्रिपेयर करते हैं अपना फूड themselves, जो भी मटेरियल अवेलेबल है नेचर के अंदर, और जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, या फिर उनको ऑल्सो कह सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स भी। Therefore, plant are called the autotrophs, means self food. Plant use some of the food they produce and store the rest. The food stored in plant is taken by used by the higher animals and human beings. So a green plant is also a producer. इसलिए हम प्लांट को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब हो गया फूड। तो प्लांट जो होते हैं अपना जो फूड जो बनाते हैं खुद वो यूज करते हैं थोड़ा, और खुद वो स्टोर भी करते हैं बाकी का। और जो फूड स्टोर किया है प्लांट ने वो यूज अप हो जाता है बाय हायर एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग से भी। Now the usefulness of a plant and trees provide many types of medicinal compounds, spices and fibers. प्लांट और ट्री जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं बहुत से टाइप ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड, स्पाइसेस एंड फाइबर्स। ट्रीज also provide the wood, gums, resins and rubber. Human beings and animals are directly or indirectly dependent on the plants for their food. Some animals get shade and protection from rain and heat from the trees. Some animals make their shelter in plant or the trees. Plants also play an important role in maintaining oxygen, carbon dioxide balance in the nature. Oxygen is used up during the respiration and burning of fuels, and carbon dioxide evolved. This CO2 This CO2 so produced goes into the atmosphere. Plant use this CO2 during the photosynthesis and release the oxygen in turn. Basically, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक बैलेंस बना के रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यूज होती है हमारे रेस्पिरेशन के लिए या फिर कंबशन के लिए, और CO2 वो बेसिकली एक बाय प्रोडक्ट देता है। प्लांट जो होता है कि CO2 वो लेता है और ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट देता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। Volcanic eruption and decay of the dead plants and animals also release the CO2 in the atmosphere. जो वोल्केनिक eruption होता है या फिर decay होता है किसी भी dead plant और animals का, वो भी रिलीज करता है CO2 एटमॉस्फेयर में। This CO2 dissolves especially into the oceans, which ultimately forms the sedimentary rocks, limestone. और जो CO2 है वो डिजॉल्व कर जाती है स्पेशली इन ऑक्सीजन, जो अल्टीमेटली फॉर्म करती है एक सेडिमेंट्री रॉक जैसे कि एक लाइमस्टोन। In this way, both CO2 and oxygen are generated and consumed in a cyclic way. तो इस वे में CO2 और ऑक्सीजन जो है दोनों ही जनरेट और कंज्यूम हो जाती हैं एक साइक्लिक वे में। Such consumption and production of oxygen CO2 leads to a balance between the concentration of oxygen and CO2 in the atmosphere. ऐसा कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो है ऑक्सीजन और CO2 का वो लीड्स करता है एक बैलेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2. Thus plant maintain a balance between the concentration. So प्लांट जो है वो बैलेंस करने के हेल्प में आता है कि कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन को नेचर में बैलेंस कर पाए। नेक्स्ट है मेरा हेटरोट्रॉफ्स या फिर कंज्यूमर्स। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, that is why they are called the heterotrophs or consumers. All consumers do not obtain their food the same way. They can be divided into four. Animals and human being, उनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता, so वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, तो उनको खाना बनाने के लिए डिपेंड रहना पड़ेगा दूसरे के ऊपर। ओके, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ या फिर हम उनको बोलते हैं कंज्यूमर्स। और वो अपना सारा खाना एक ही वे में ऑब्टेन नहीं करते, अलग अलग प्लांट्स या अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनका अलग अलग वे है। The organism that consume food prepared by the producers are called the consumers. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूम करते हैं फूड जो प्रिपेयर्ड हुआ है प्रोड्यूसर से, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स थ्री टाइप्स के, herbivores, carnivores and scavengers. Now first is the herbivores.
They eat only plants and parts and plants. They get their food directly from the plant. Example, cow, giraffe, goat, deer. The organism which consume plant or plants products as the food are called the herbivores. ऐसे organism जो बेसिकली कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को या उनके प्लांट प्रोडक्ट्स को, उनको हम बोलते हैं हर्बिवोरस। और वो हमारा डायरेक्टली फूड जो देते हैं वो प्लांट से ही लेते हैं, जैसे कि काउ, जिराफ, गोट, डियर, and they are called the primary consumers. Carnivorous, they eat other animals, they get their food indirectly from कार्निवोरस जो होते हैं वो अदर एनिमल्स को ईट करके अपना खाना लेते हैं एंड इनडायरेक्टली वो प्लांट से ही ले रहे हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एग्जाम्पल लायन और वुल्फ। Organisms that eat other animals are called the carnivorous. They are secondary or second order consumers. बेसिकली ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं या फिर सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स होते हैं और ये बेसिकली अदर एनिमल्स को ईट करके अपना खाना लेते हैं। नेक्स्ट होगा मेरा omnivorous. They consume both plant and animals like the human being. The organism that can eat both plant and animals are called the omnivorous. Omnivorous ऐसे होते हैं जो both plant और animal दोनों पे ही डिपेंड कर सकते हैं, जैसे कि human being. Scavengers, they consume the dead bodies of animals. Scavengers are living organisms that feed on the dead. Blowflies, coyote, hyena are scavengers. कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कंज्यूम करते हैं डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स। ओके, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली फीड कर रहे हैं डेड के ऊपर, उनको उनको बोलते हैं जैसे कि फ्लोब्लाइट, सायोट, हाइना, ये सब मेरे स्कैवेंजर्स हैं। Now the usefulness of the animals. Animal gave us many food materials like the milk, butter, ghee, curd, meat, eggs, and honey. They provide us many cloth fibers like silk, wool, and fur. Many animals like horse, ox, camel, elephant, donkey are used for the transporting goods and men. Some animals are used in the agriculture field for plugging and sowing. Jackals, crows, and vultures consume the dead bodies of animals. They are also called the scavengers. The word scavenger means to collect useful things from the waste that is thrown away. They help to do a clean job. जैकल, क्रोज और वल्चर्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स। इसको हम स्कैवेंजर बोलते हैं। बेसिकली स्कैवेंजर का मतलब होता है कि कलेक्ट करना यूजफुल थिंग फ्रॉम द वेस्ट दैट इज ऑलरेडी थ्रोन अवे। तो वो हेल्प करते हैं क्लीन अप जॉब करने के लिए। नेक्स्ट आर द डिकम्पोजर्स. Certain microorganisms such as the bacteria and fungi that decompose the dead remains of plant and animals are called the decomposers. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगाई जो डिकम्पोज करते हैं डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट और एनिमल को, उनको बोलते हैं हम डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कन्वर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट इन द रिमेन्स ऑफ द डेड एनिमल्स एंड प्लांट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। Microorganisms such as the bacteria and fungi that live on dead and decaying plant and animal matter are known as the decomposers. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई जो बेसिकली लिव करते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल मैटर पे, उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजर्स। दे ऑल्सो डू ए क्लीन अप जॉब. दे आर कॉल्ड द डिकम्पोजर्स बिकॉज दे ब्रेक डाउन द complex substance present in the dead animals and animals waste and plant debris into a simpler substance. उनको हम decomposers क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि वो ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ द डेड एनिमल्स या प्लांट को एक सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। They consume a part of these substance for their own requirement and rest mixes with the soil and makes the soil fertile. वो कंज्यूम कर लेते हैं पार्ट, जो भी सब्सटेंस का पार्ट है, अपने रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, और उसके अलावा जो होता है रेस्ट जो होता है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे कि वो फर्टाइल हो जाती है। Substances that can be composed, broken down by the decomposers like paper, plant and animal residue are called the biodegradable. ऐसे सब्सटेंसेस जो डिकम्पोज होते हैं डिकम्पोजर से लाइक पेपर, प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यू, वो सब मेरे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। while which cannot broken down by the decomposers are called the non biodegradable like the plastic and DDT. पर कुछ ऐसा भी मटेरियल होता है जो ब्रोकन डाउन नहीं हो पाता है डिकम्पोजर से, वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि एक प्लास्टिक। नाउ द यूजफुलनेस ऑफ द डिकम्पोजर्स. दे आर वेरी हेल्पफुल इन कंप्लीट डिस्पोजल ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ living beings. They can change the nutrients in the residue of the dead animals or plant into the usable form. They are helpful in recycling of nutrients in the biosphere. Ecology. The study of relation between the living things and the environment is called the ecology.
जो स्टडी होती है एक रिलेशनशिप की बिटवीन द लिविंग थिंग्स और उनके एनवायरनमेंट, तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। Interaction within the biotic components. Food is a basic need of all living things, and to meet this requirement, every organism in a habitat depends on several other organisms. This interdependence results in a food chain. फूड एक बेसिक नीड है लिविंग थिंग्स की, और इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म को डिपेंड करना पड़ता है अदर ऑर्गेनिज्म पे। तो ये इंटरडिपेंडेंसी रिजल्ट करती है फूड चेन में। फूड चेन, nature, plant, animals or the biotic components interact with each other to fulfill their components. जो नेचर, प्लांट और एनिमल्स है और ये बायोटिक कंपोनेंट्स है, वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से जिससे कि फुलफिल कर पाए उनकी रिक्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 रिलीज बाय एनिमल्स इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। CO2 जो एनिमल से रिलीज हो रही है वो प्लांट के लिए एक इनटेक है अपना सिंथेसिस करने के लिए फूड का। इंटर्न प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग, और इन टर्न में हमारा ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं प्लांट, जो बेसिकली एनिमल्स को रिक्वायर्ड है। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। Green plants and algae can produce the food through photosynthesis. Food chain starts from producers, then other organisms who are herbivorous like deer, zebras depend on the producers for their nutrition. They are the primary consumer. Next to primary consumer, they are secondary consumer. Since they feed on the primary consumer, they are the carnivorous like lion and tiger. फूड चेन एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो लिंक्ड होती है टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। अब जो मेरे ग्रीन प्लांट्स हैं और जो एल्गाई है वो सब मेरी प्रोड्यूस कर सकती है फूड एक फोटोसिंथेसिस से। अब फूड चेन जो है स्टार्ट हो रही है प्रोड्यूसर से, लाइक देन जो अदर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हर्बीवोरस जिसमें कि डियर और जेब्राज वो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। ओके, इसलिए उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि डिपेंड करते हैं अदर एनिमल्स पे यानी कि प्राइमरी पे, लाइक लायन एंड टाइगर। सिमिलरली birds eat the grains and fruits and are eaten by the cats. There is another food chain in which the grasshoppers which eat the leaves are eaten by the frogs, frogs are eaten by the snakes and snakes are eaten by the hawk. Similarly birds eat करते हैं grains और fruit और वो eaten कर ले जाती हैं by cats। और एक another है फूड चेन जिसमें कि ग्रास हॉपर जो ईट करता है लीव्स या फिर प्लांट वो ईटन कर लिया जाता है फ्रॉग से, फ्रॉग ईटन कर लिया जाता है स्नेक से और स्नेक ईटन कर लिया जाता है बाय द हॉक। इन द सी हैबिटेट टाइनी एल्गाई नोन एज द phytoplankton are the producers. They are eaten by small animals called the zooplankton which are fed upon by the other marine animals. सी हैबिटेट में भी एक टाइनी एल्गाई जो होती है फाइटोप्लैंक्टन, वो मेरी प्रोड्यूसर्स होती हैं। वो ईटन अप बाय द स्मॉल एनिमल्स जिसको हम बोलते हैं जू प्लैंक्टन, जो फैड करती है अदर मैरीन एनिमल को। Decomposers also play an important role in a food chain. Worms and other small organisms in the soil feed on these microorganisms and decaying plant and animals matter. These worms are further eaten by the birds. Decomposers भी important रोल देते हैं फूड चेन में। वर्म और अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में है वो फीड करते हैं इन्हीं ऑर्गेनिज्म पे और डिकेइंग प्लांट और एनिमल के ऊपर। ओके, ये फॉर्म जो होता है फर्दर ईटन कर लिए जाते हैं बर्ड से। नेक्स्ट मेरा एबायोटिक कंपोनेंट। These are the non-living components of the environment. The survival of all living things depend on their interaction with the abiotic component of the environment. All non-living components are the abiotic components such as the air, light, water, temperature and soil. एबायोटिक कंपोनेंट है वो मेरा जो है वो एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। ओके, और जो सर्वाइवल होता है लिविंग थिंग्स का वो डिपेंड करता है इंटरेक्शन विद द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है अबायोटिक कंपोनेंट का जैसे कि एयर, लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड सॉइल। रोल ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट। Abiotic components like the light, air, soil, water, temperature constitute the abiotic environment that is also known as the physical environment. जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि लाइट, एयर, सॉइल, वाटर, ये सब कंस्टिट्यूट करते हैं मेरे एबायोटिक एनवायरनमेंट का जिसको हम ऑल्सो बोलते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। These non-living components affect the living organism in the following ways. और ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सब फॉलोइंग वेज में मेरे इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि एयर is the most essential component for the survival of the living things. Oxygen and carbon dioxide are the basic components of the air. Animal and human
require oxygen for the respiration. एयर जो है सबसे मोस्ट कॉमन या मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट है सर्वाइवल का लिविंग बींग्स के लिए। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक कंपोनेंट्स का, एयर का बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ऑक्सीजन जो है एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए रिक्वायर्ड है रेस्पिरेशन के लिए। इन एडिशन टू इट प्लांट्स आल्सो रिक्वायर CO2 टू मेक द फूड, और इन एडिशन प्लांट को भी चाहिए CO2 अपना फूड बनाने के लिए। Air also serves as a blanket. It keeps the heat of the earth from escaping at night. Air currents are known as the wind. Wind carries the pollen grains, seeds of some plants, as well as spores of the fungi, mosses and ferns from one place to another. एयर जो है मेरा सर्व करता है एज अ ब्लैंकेट भी, वो कीप करता है जो भी हीट होती है अर्थ की फ्रॉम एस्केपिंग एट नाइट, नाइट पे भाग ना जाए उसको कीप करता है। एयर करंट जिसको हम बोलते हैं विंड, विंड कैरी करता है मेरे पॉलिन ग्रेन्स या सीड ऑफ सम प्लांट्स या फिर स्पोर्स ऑफ फंगाई एंड मॉसेस एक प्लेस से अनदर प्लेस। दस विंड हेल्प इन पॉलिनेशन एंड द डिस्पोजल ऑफ द फ्रूट एंड सीड। तो विंड हेल्प करता है मेरा पॉलिनेशन में और डिस्पोजल करता है फ्रूट्स एंड सीड्स का। Wind also causes the spread of the harmful bacteria and spores of plant causing allergic infection and disease. और wind जो है वो also cause करता है कि harmful bacteria का spread हो और spores of plant जो cause करते हैं allergic infection and disease. In hilly areas, wind also affects the shape of trees. In these regions where strong winds blow in one direction because they are blocked by the hills in the other direction, trees develop branches only on one side. They have fewer branched leaves on the side facing the wind. Hilly areas में wind जो है इफेक्ट करता है शेप ऑफ द ट्री। ओके, ऐसे रीजन्स में स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होते हैं एक डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि दूसरे साइड में ब्लॉक हो जाते हैं वो हिल से। ओके, तो ट्रीज डेवलप करते हैं ब्रांचेस ओनली ऑन द वन साइड, जहां उसके जिस साइड में हवा की डायरेक्शन है उस साइड में मेरी फ्यूअर ब्रांचेस होंगी। In coastal areas, the leaves become deeply incised or serrated to reduce the force of the wind. For example, coconut leaves are cut into narrow segments. Coastal areas में leaves जो होते हैं वो become हो जाते हैं deeply incised और serrated, जिससे कि force को, जो force है wind की, उसको reduce कर पाए। Coconut leaves जो होते हैं वो cut होते हैं narrow segments में। But wind also causes the dispersal of the pollutant. In the absence of the wind, smoke forms a layer in the atmosphere. This is more pronounced during winter. This thick layer of smoke causes eye irritation, headache and other problems in the human being. Wind जो होते हैं वो also cause करते हैं dispersal of the pollutant. Absence of wind के smoke forms कर जाती है layer atmosphere में और ये more pronounced होती है during the winters. और ये thick layer of smoke जो होती है वो cause करती है eye irritation, headache और other problems for the human beings. The body of the birds are also adapted for the flight. Their bones are hollow and filled with air cavities to make the body light. They have feathers and their forelimbs are modified into the wings for flying. जो बॉडी है बर्ड्स की वो भी अडेप्टेड करती है फ्लाइट की तरह, और उनके जो बोन्स होते हैं वो हेलो होते हैं और फिल्ड होते हैं विद एयर कैविटी, जिससे कि उनकी बॉडी को लाइट बनाए जा रखे। दे हैव द फेदर्स, और उनके फोरलिम्स होते हैं जो मॉडिफाई कर देते हैं विंग्स में फॉर फ्लाइंग। Now next is the light. Plants use sunlight to produce their food. All the living beings depend on the plant for their food. So the changes in this abiotic component also affect the living beings. जो plants होते हैं वो यूज करते हैं सनलाइट को जिससे कि वो अपना फूड को प्रोड्यूस कर पाए। ओके, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट पे फॉर देयर फूड। सो द चेंज इन दिस abiotic component also affect the living beings. If potted plants are kept inside the house for a few days, their growth slows down and the leaves start becomes yellow due to lack of sunlight. अगर कोई potted plant है, अगर हम उसको अपने घर के अंदर रख दें तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और जो लीव्स होंगी वो येलो हो जाएंगी ड्यू टू lack of the sunlight. Sun provides energy in the form of heat and light. The day and night or light and dark cycle determines the many activities of living organism. We respond to it ourselves by being active during the day and sleeping at night. सन प्रोवाइड करती है हमको एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, और जो डे और नाइट एंड द लाइट एंड डार्क सर्किल जो होती है वो डिटरमाइंस करती है बहुत सी एक्टिविटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हम रिस्पॉन्ड करते हैं ज्यादा एक्टिव रह के ड्यूरिंग द डे और नाइट में हम सोते हैं। ऑन द अदर हैंड, nocturnal animals like the bat,
Bats and owls become active as the light waves in the evening. अदर हैंड पे जो एनिमल्स हैं जैसे कि बैट और आउल वो सब एक्टिव हो जाते हैं नाइट में. सिमिलरली द लीव्स ऑफ द camel's foot tree and the gulmohar droop at night and open in the morning. The sunflower turns to face the light. The stems and leaves of most plants grow in such way to maximum the light possible. Similarly, जो leaves of camel's foot tree और गुलमोहर ड्रूप जो होते हैं वो नाइट पे होते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं नाइट पे और ओपन अप कर जाते हैं मॉर्निंग में. सनफ्लावर जो होता है वो फेस करता है लाइट को, जहां भी लाइट जा रही होती है उधर फेस करता है. ऐसे स्टेम्स और लीव्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं सच ए वे दैट उनको मैक्सिमम लाइट मिल पाए. The amount of light available is a major abiotic factor that determines the kind of living being found in that area. Some grow quite well in the faint light and available indoors through some need bright sunshine. जो अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल है मेजर वो एक मेजर अबायोटिक फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स. ओके, कुछ ग्रो करते हैं क्वाइट वेल में, अगर कम लाइट है उसमें भी काफी अच्छे ग्रो कर लेंगे, बट कुछ को ज्यादा ब्राइट सनशाइन चाहिए. A portulaca or morning glory should not be kept indoors because it needs bright sunshine to grow well. एक पोर्टोलिका या फिर एक मॉर्निंग ग्लोरी को हम इंडोर नहीं रख सकते बिकॉज उनको ज्यादा सनशाइन चाहिए. In the dense forest, very little light penetrates below the dense leaves of trees. The herbs and shrubs cannot grow very well in the forest. डेंस फॉरेस्ट के अंदर जो ऑलरेडी इतने बड़े होते हैं वो सनलाइट को ऊपर ही रोक लेते हैं, तो नीचे ज्यादा सनलाइट नहीं जा पाती है. तो हर्ब्स और श्रब जो होते हैं वो उन एरियाज में ज्यादा अच्छे ग्रोथ नहीं कर सकते. मॉजेस ग्रो वेल इन द डैम्प सॉइल इन द शेड ऑफ ट्री एंड श्रब्स. जो मॉजेस करते हैं वो ग्रो करते हैं वेल एक डैम्प सॉइल के अंदर इन द शेड ऑफ द ट्री एंड श्रब्स. That is because their leaves are adapted to cope with the less light and they have a thin covering or cutile. Whereas the leaves or xerophyte plant like the opuntia have a thick cutile to protect themselves from the intense light. कुछ ऐसे लीव्स भी होते हैं या फिर xerophyte प्लांट भी होते हैं लाइक ओपेंटिया जिनके पास एक थिक क्यूटाइल होती है जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर पाए अपने आप को एक इंटेंस सनलाइट से. There is a wide range of animals occur in the ocean habitat. They vary according to the availability of sunlight in different regions. Mostly vegetation is found in the upper zone. एक वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स भी अकर करते हैं ओशन हैबिटेट में जो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट अलग अलग रीजन में. जो मोस्टली वेजिटेशन जो होती है वो फाइंड आउट होती है एक अपर जोन में. तो प्लांट ईटिंग फिश एंड जेली फिश आर ऑल्सो फाउंड अबंडेंटली इन दिस एरिया. इसलिए मेरे जो प्लांट ईटिंग फिशेज होंगे या फिर जेली फिशेज होंगे वो सब भी मेरे को इस एरिया में बहुत ज्यादा मिलेंगे. The fishes we eat are found in the next zone in twilight. The octopus and worms are found remain in the dark bottom zone. जब फिश वे ईट करते हैं वो सब मेरे एक नेक्स्ट जोन में मिलेंगे और ऑक्टोपस और वर्म्स जो होते हैं वो मोस्टली डार्क बॉटम जोन में ही मिलेंगे. वाटर is essential for the life. Seas, ocean, lakes, pond cover almost the 71% of the surface of the water. Water is required for growing crops in industry and in human existence. वाटर भी मेरे लिए काफी एसेंशियल है लाइफ के लिए और ये ऑलमोस्ट कवर करता है 71% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ और ये कंस्टिट्यूट करता है सीज, ओशन, लेक्स और पॉन्ड्स का. वाटर रिक्वायर्ड है ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए. प्लांट फाउंड इन द डेजर्ट एरिया क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज प्लांट फाउंड इन द एरिया दैट रिसीव ए हैवी रेनफॉल. ऐसे प्लांट जो डेजर्ट एरिया में होते हैं वो क्वाइट डिफरेंट होते हैं ऐसे प्लांट से जिसके जहां पे काफी हैवी रेनफॉल होता है. जियोफाइट्स जैसे कि कैक्टाई, ओपेंटिया, एलोवेरा डेवलप द एडेप्टेशंस टू कोप विद द लैक ऑफ वाटर एंड हॉट क्लाइमेट. Deserts cover more than one third of the world's land and are very dry. They receive a very less rainfall. Desert can be both hot and cold. The ground is sandy and the rocky winds. बेसिकली ऐसे जेरोफाइट्स जो कि कैक्टाई, ओपेंटिया, एलोवेरा होते हैं वो डेवलप कर लेते हैं ऐसे एडेप्टेशंस कि वो कूप अप कर पाए लैक ऑफ द वाटर से या फिर एक हॉट क्लाइमेट से. डेजर्ट कवर करते हैं वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड लैंड और ये ड्राई और बेसिकली ड्राई और कोल्ड दोनों हो सकते हैं और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है काफी लेस होती है. ग्राउंड जो होता है सैंडी होता है और रॉकी विंड्स होती हैं वो ब्लो करती रहती है सैंड को ऑल अराउंड. Cacti store water in their flat green spongy stems with the surface
which serves as leaves, and it also develops spines instead of the leaves to reduce the water loss. Also, xerophytes plant have long roots that penetrate deep into the soil. कैक्टाई स्टोर करता है वाटर अपने वो फ्लैट ग्रीन स्पॉन्जी स्टेम्स के अंदर, जो कि एक लीफ की तरह एक्ट करती हैं और वो लीफ की जगह पे स्पाइंस डेवलप करती हैं जिससे कि वाटर लॉस कम हो पाए। जीरोफाइट्स प्लांट के पास में लॉन्ग रूट्स होती हैं जो पेनिट्रेट डीप कर देती हैं सॉइल में। कैमल ऑल्सो हैज स्पेशल फीचर्स टू कोप विद द शॉर्टेज ऑफ वाटर। कैमल्स nostrils कैन क्लोज सो दैट sand does not enter its nose. Camel can go for a week or more without the water and can survive for several months without the food. They can drink up to 32 gallons, 46 liters of the water at a one time. They store the flat, not water in the hump. Camels excrete very little urine to reduce the water loss. They can also raise their temperature so as not to feel too hot and drink large quantities of water at a time. Their legs are long that lift their body above the ground and helps in walking on the sand. Aquatic plant and animals also develop some special features to survive in the water. कैमल के पास भी एक स्पेशल फीचर होता है जिससे कि वो कोप अप कर पाते हैं शॉर्टेज ऑफ द वाटर से। कैमल नॉस्ट्रिल क्लोज हो सकती है जब जिससे कि सैंड उसके नाक में ना जा पाए, और कैमल जो होते हैं मोर देन ए वीक भी बिना वार्निंग के वो रह सकते हैं। ऐसे ही वो सरवाइव कर सकते हैं सेवरल मंथ विदाउट द फूड। वो एक टाइम में 32 गैलन यानी कि 46 लीटर ऑफ वाटर एक टाइम में ले सकते हैं और वो स्टोर करते हैं फैट इन द हम्प। कैमल्स एक्सक्रीट बहुत कम करते हैं जिससे कि वाटर लॉस काफी कम हो पाए उनका, और वो अपना बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ा लेते हैं जिससे कि उनको ज्यादा हॉट फील ना हो और वो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर जो है एक टाइम पे ले पाए। लेग्स उनकी लॉन्ग होती हैं जिससे कि वो इजीली वॉक कर पाए सैंड के ऊपर। The stem of this plant is green and fleshy. Photosynthesis takes place in the stem. The stem allows to store a great deal of water, and when water is available, the leaves are reduced to the spines to prevent the water loss. Plants that live in water are called the hydrophytes. Because they are surrounded with large quantity of water, they do not need to search for water. Their roots are poorly developed. ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर ही लिव करते हैं उनको हम बोलेंगे हाइड्रोफाइट्स, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर से ऑलरेडी इतना सराउंडेड हैं, तो उनको वाटर के लिए सर्च और नहीं करना पड़ता, तो उनकी रूट्स जो होती हैं वो पुअरली डेवलप्ड होती हैं। There are two types of hydrophytes. Submerged plant. These are the plants that live completely underwater. Example, Hydrilla, Valsinaria. Their leaves are ribbon-like, long and thin so that the strong water currents are not able to tear them apart. ऐसे प्लांट जो ऑलरेडी बिल्कुल कंप्लीटली वाटर के अंदर हैं जैसे कि हाइड्रिला, उनकी लीव्स जो होती हैं वो होती हैं रिबन लाइक, लॉन्ग एंड थिन सो दैट वाटर करंट जो है उनको टीयर ना कर पाए। द प्लांट लिविंग इन वाटर हैबिटेट हैव द फॉलोइंग स्पेशल फीचर। फ्लोटिंग प्लांट्स। These are the plants that float on the surface of the water or slightly below it. Example, water hyacinth, lotus, water lily. They have a large circular leaf that keep floating on the surface of the water. Roots of these plants are either absent or very poorly developed. This is because water is easily available to them. ऐसे प्लांट जो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर या फिर जस्ट स्लाइटली बिलो, उनके एग्जांपल्स हो गए वाटर हाइनेथ, लोटस, वाटर लिली। उनके पास में एक लार्ज और सर्कुलर लीव्स होती हैं जिससे कि वो फ्लोट कर पाए इजीली सरफेस ऑफ द वाटर। ये जो रूट्स है उनकी एब्सेंट होती है या फिर पुअरली डेवलप्ड होती है। क्यों? क्योंकि वो इजीली वाटर जो होता है उनके लिए इजीली अवेलेबल होता है। A coating is also present on the leaves which makes them water resistant and prevents their decay in water. कोटिंग भी प्रेजेंट होती है उनके लीफ पे जिससे कि वो वाटर रेजिस्टेंट हो पाए और प्रिवेंट कर पाए अपना डिके वाटर में। ऑल्सो द स्टेम इज थिन एंड फ्लेक्सिबल सो दैट इट कैन बेंड अलॉन्ग विद द वाटर मूवमेंट एंड प्रेशर। उनकी स्टेम भी थिन एंड फ्लेक्सिबल होती है जिससे कि वो बेंड हो पाए अलॉन्ग द वाटर मूवमेंट एंड द प्रेशर। द एनिमल्स लिविंग इन वाटर हैव द फॉलोइंग फीचर्स दैट हेल्प्स इन सर्वाइव वाटर हैबिटेट्स। Aquatic animals also have adaptation to the habitat. Aquatic animals like the fish have a streamlined body to reduce the friction and helps in swimming. Aquatic animals के पास भी adaptation होती है ऐसी habitat के लिए, जैसे कि fish के पास में streamlined body होती है जो कि वो friction को reduce करने में काम आती है और swimming के काम आती है। Their fins helps them swim.
They have special breathing organs gills to help them make use of the oxygen dissolved in water for the respiration. उनके पास में स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन्स भी होते हैं लाइक द गिल्स, जिससे कि वो ऑक्सीजन को यूज कर पाए जो डिजॉल्व है वाटर में. They gulp in water through the mouth. The water that flows over the gills, where the oxygen in the water is absorbed. The CO2 released by the gills dissolves into water and passes out. Fish are the major aquatic animal. Their body is streamlined in shape. This feature helps reduce resistance while swimming in nature. Fins and tail help to swim and maintain the balance in water. Next is the temperature. The temperature in a place varies from day to night and from season to season. Some parts of the earth are too hot and others are too cold for plant and animals to survive. Change in temperature have a marked effect on the life of the organism. जो टेम्परेचर होता है किसी भी प्लेस में वो वेरी कर सकता है फ्रॉम डे टू नाइट एंड फ्रॉम द सीजन टू सीजन. कुछ ऐसा पार्ट भी है अर्थ का जो काफी हॉट है और कुछ ऐसा पार्ट भी है अर्थ का जो काफी कोल्ड है जिससे कि प्लांट और एनिमल्स को सरवाइव करना पड़े. जो चेंज होता है वो मार्क्ड करता है इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. Each living organism can flourish over a range of temperature. This range of temperature is called the temperature tolerance range. Each living organism जो है वो flourish करता है over a range of temperature और जो range of temperature है उसको हम बोलते हैं temperature tolerance range. Polar bears and penguins are found in the cold places. They cannot survive in hot and humid tropical climate. On the other hand, tigers and elephants live in the warm jungle and are not found in the colder places. पोलर बियर्स और पेंगुइन्स जो हैं वो सब कोल्ड प्लेसेस पे होती हैं, वो हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में नहीं सर्वाइव कर सकते. सिमिलरली टाइगर्स जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो एक वार्म जंगल के अंदर रहते हैं, वो कोल्डर प्लेसेस में सर्वाइव नहीं कर सकते. In the intense heat of desert summers, rat, lizard, and snakes become very slow or sleep during the day. Some animals spend the entire summer season in a sleeping state called the estivation. In cold region, many animals like hedgehog, frogs, snakes sleep through the bitterly cold winter months. This is called the hibernation. इंटेंस हीट में जो डेजर्ट समर्स हैं उसके रेट्स, लेजर्स और स्नेक काफी स्लो हो जाते हैं या फिर वो स्लीप करते हैं डे के टाइम पे. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना एंटायर समर सीजन स्लीपिंग स्टेट में ही गुजारते हैं, उनको हम बोलते हैं एस्टिवेशन. और कोल्ड रीजन्स में बहुत से एनिमल्स हैं लाइक द हेजहॉग, फ्रॉग्स या स्नेक्स, वो स्लीप करते हैं थ्रू द बिटरली कोल्ड विंटर मंथ में और उनको हम बोलते हैं हिबरनेशन. During the hibernation, they become inactive and it's minimize their metabolic activity. In deserts where the temperature are high, there is shortage of water. The plants growing in desert have long roots. Some xerophytes like the cacti have fleshy stems to store water and leaves are reduced to spine. They prevent the water loss from the leaves. Hibernation के टाइम पे वो काफ़ी इनएक्टिव हो जाते हैं और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बिल्कुल मिनिमाइज कर लेते हैं जिससे कि उनको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े. Cows can tolerate hot weather better than buffaloes. You might have seen buffaloes cooling themselves in pond during the summers. Cows have never seen cooling themselves in the pond. The desert animals have thin skin which prevents evaporation. The camel living in deserts has long legs that helps in the body above the hot ground. काउ जो होती हैं वो टॉलरेट कर सकती हैं हॉट वेदर को बेटर देन द बफेलो. हमने बफेलो को देखा है कि वो कूल कर रही होती है अपने आप को पॉन्ड के अंदर समर्स में, बट हमने कभी काऊ को ऐसा नहीं देखा होगा करते हुए. जो डेजर्ट एनिमल्स होती हैं उनकी एक थिन स्किन होती है जो प्रिवेंट करती है एवोपरेशन, और जो कैमल लिव करते हैं डेजर्ट्स में उनकी लेग्स भी काफी बड़ी होती है जिससे कि वो हॉट ग्राउंड के काफी ऊपर रह पाए. Penguins have a layer of oily waterproof feathers and a thick layer of fat under the skin that regulates their body temperature. Polar bears have the following features to survive in the extreme conditions of the poles. पेंगुइन्स के पास भी एक लेयर ऑफ ऑयली वाटरप्रूफ फेदर्स होती है और थिक लेयर ऑफ फैट होता है स्किन के अंदर जिससे कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाए. Now next the soil. Plants get water and minerals from the soil. All the animals depend on the plant for their food. The nature of the soil in any particular area determines. जो प्लांट होते हैं वो अपना वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल से ही लेते हैं. जितने भी एनिमल्स डिपेंड करते हैं वो प्लांट पे ही करते हैं, फूड पे. Affect the plant and animal in that area. Soil is the uppermost layer of the earth crust. It is formed from the breakdown of the rocks.
It also contains humus which consists of the dead remains of the plant and animal. सॉइल जो है वो सबसे अपर मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट की, और ये फॉर्म्ड होती है ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक से. ओके और ये कंटेन करती है ह्यूमस जो कंसिस्ट करते हैं डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल. Soil contains the particles of various size like the stone or gravel, sand, silt and clay. Soil consists of the following components: soil particles, soil water, soil air, organic matter, humus or soil organism. Texture of the soil. Top soil mainly consists of three kinds of particles differ in size, look and feel. Clay particles are smaller in size and smoothest to touch. जो टॉप सॉइल होती है वो कंसिस्ट करती है तीन काइंड ऑफ पार्टिकल डिफर इन साइज, लुक और फील. क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं साइज में बट वो स्मूथ होते हैं टच में. सिल्ट पार्टिकल्स आर स्लाइटली बिगर देन द क्ले पार्टिकल. सिल्ट पार्टिकल हल्के से बड़े होते हैं क्ले पार्टिकल से, और सैंड पार्टिकल्स आर लार्जर देन द सिल्ट पार्टिकल. दे आर रफ टू टच. In addition to these particles, the topsoil may also contain a gravel. They are quite large and can be picked up easily. On the basis of relative amount of these particles and the texture, soils are classified into three main types. Sandy soil. This soil contains mainly sand particles and very little amount of clay and silt. Sandy soil ऐसी soil होती है जो जिसके अंदर mainly sand particles होते हैं और बहुत ही कम amount of clay और silt होता है. The water holding capacity of this soil is very poor. This type of soil is found in the desert. This soil is unsuitable for the agriculture. जो एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इस सॉइल का वो काफी पुअर होता है, और दिस टाइप ऑफ सॉइल जो होती है वो फाउंड इन द डेजर्ट्स होती है और वो अनसूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर होती है. Clay soil. This soil mainly contains the clay particles and a small quantity of organic matter and silt. This soil is compact and can hold the water but cannot trap the air. This soil contains many minerals due to which it's suitable for the growth of the plant. Clay soil जो होती है वो mainly contains करती है clay particles और एक small quantity of the organic matter and silt. और जो सॉइल होती है वो कॉम्पैक्ट होती है और वाटर को होल्ड अप कर सकती है बट वो एयर को ट्रैप नहीं कर सकती. दिस सॉइल के अंदर बहुत से मिनरल्स होते हैं जिससे कि वो सूटेबल बनाता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए. लोमी सॉइल. लोमी सॉइल कंटेन्स द क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ह्यूमस इन द राइट प्रोपोर्शन. इट इज सफिशिएंटली पोरस टू अलाउ द एरेशन ऑफ द रूट्स एंड हैज गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. दिस सॉइल इज बेस्ट फॉर द प्लांट ग्रोथ. जो लोमी सॉइल्स होते हैं वो कंटेन करता है क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ह्यूमस एक राइट प्रोपोर्शन में, और ये सफिशिएंटली पोरस होता है जिससे कि वो अलाउ कर पाए एरेशन ऑफ द रूट एंड इज गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. दिस सॉइल इज बेस्ट फॉर द प्लांट ग्रोथ. So in the end, it is observed that plant and animal have their unique habitat and are part of the living world. They go through a various change during the course of their life, such as the changes are important for plant and animals to survive and to maintain the continuity of their kind. We should also take care of them and their homes. By nurturing and preserving their homes, we contribute to this flourishing living world. हमें उनका केयर रखना चाहिए, उनके होम का भी केयर करना चाहिए, क्योंकि बाय नर्चरिंग और प्रिजर्विंग होम हम अपने भी फ्लरिश कर रहे हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिविंग वर्ल्ड है उसके लिए भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. Now the glossary part. Habitat, a place where an organism lives, thrives, breeds. Hibernation, a long winter sleep in some organism. Terrestrial, animal that live on the land. Aquatic, animal that live in the water. Biotic component, living components of the habitat like plant and animal. Abiotic component, non-living components of the habitat like the temperature, climate, sunlight. Now let's recall the chapter. The nature place where an organism lives, grows and breeds is known as its habitat. The biotic and the abiotic component together to form the habitat. The two main types of habitats on earth are the aquatic and terrestrial. Different organisms are adapted to different habitats. The aquatic habitats can be divided two categories: freshwater and marine habitat. On living beings are the abiotic component. Plant get water and minerals from the soil. So student, now it's the time for the practice. Cacti live in the hot desert, cold desert, damp area and the water. So hot desert. Animals that live on the land are called the aquatics, terrestrial, arboreal, all of them. Basically that live on the land are called the terrestrial. Lions, tiger, wolves are herbivorous, scavengers, omnivorous, carnivorous. So these are the carnivorous.
River and lake. Which of the following is a terrestrial habitat? River, air, grassland, none. Grassland. River and lakes form which of the following aquatic habitat? Marine, coastal, freshwater. Freshwater. The green plant are also known as the autotrophs. Human beings and animals are dependent on plant. Cows, deer, horses are the herbivorous. The dash body of fish helps them in swimming. Streamlined body. The fat under the skin of penguin is called the blubber. Okay. Now, jackal vultures are the example of herbivorous. No. Wind help in pollination, disposal of fruits and seeds. Yes. Plant use sunlight to produce their own food. Yes, true. Biotic and abiotic component constitute the natural habitat. Yes, true. Dolphin and whales have gills to breathe in air. No, false. Now, the biotic component is the plant terrestrial habitat, grassland, freshwater, river, lotus is a hydrophyte, and birds are the arboreal. Okay. Now, what do you understand by the photosynthesis? Basically, photosynthesis is a process by which plants produce their own food. And what will they require? Basically, they will require water, okay, sunlight plus CO2. Okay, these things plants will require and it will convert it into the oxygen plus glucose. Now, this whole process and this is happens in the leaves where chloroplast is present, and this whole process is called the photosynthesis process. Now, what do you understand by the consumers? Give the example. Basically, consumers which consume the food are basically the consumers. An example like the human, lion, animals, these are all the consumers. So these answers already described in the class in a very much detail. So just I am giving you the reference from where you can just note it down, like what do you understand by the estivation. So here is the answer of the estivation, that basically some animals will spend the entire summer season in a sleeping state. That state is called a estivation. Now classify the habitats with the example. So here is your answer, that type of habitat: terrestrial, aquatic, and the aerial habitat, microhabitat also. How are the plants useful for the living beings? This is the answer. Usefulness of the plant, you can take these points for your answer. Now, what do you understand by the food chain? Write the example. Basically, here is the answer of the food chain, this paragraph, and in this example also given. Okay, like from the plant to the lion, like the carnivorous. Explain the adaptation found in plant and animals in the polar region. For the polar region, this answer is enough, that polar bears and penguins are found in the cold places. And what will they do? This all things we have already described here and here.
penguins. Okay. Explain how desert plant and animals are able to survive in hot and dry climate of the desert. Basically, they are by the process of estivation. Already we have described in this paragraph. So, thank you class.